हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेफरेंस ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हमारी विसर्ग संधि का फोर्थ पार्ट, लोप विसर्ग संधि। इससे पहले हम इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं। अब है विसर्ग संधि का ये हमारा लास्ट पार्ट है, लोप विसर्ग संधि। इसके अंदर कुछ नियम है। इसमें पहला जो सूत्र आता है वो है आपका आतोवशी विसर्गस्य लोपः। आतोवशी विसर्गस्य लोपः। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि आकार से परे, आकार का मतलब आ से परे विसर्ग का लोप होता है। आ से परे विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कब हो जाता है? जब विसर्ग के बाद में अश दिया गया हो। जब विसर्ग के बाद में क्या दिया गया हो? अश वर्ण दिए गए हो। अश वर्ण मैंने आपको रुद्र संधि में भी बताए थे और यहाँ पर भी देख लीजिए कि अश वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सारे तो स्वर वर्ण आते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है और है ये वैरल्य का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे रूप में आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि अगर विसर्ग से पहले आपका अगर आ दिया गया हो, विसर्ग से पहले क्या दिया गया हो? आ दिया गया हो, तथा विसर्ग के बाद में अश वर्ण दिए गए हो। विसर्ग से पहले आ दिया गया हो तथा विसर्ग के बाद में अश वर्ण दिए गए हो। अश वर्णों में सारे स्वर, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और है वैरल्य आता है, तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है। तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, बालः प्लस अत्र, यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले आ दिया हुआ है अर्थात आकार दिया हुआ है। उसके बाद में अश वर्णों में एक स्वर वर्ण का प्रयोग किया गया है, ए का। तो यहाँ पर सेम कंडीशन जो है वो आपकी किसकी है? ये लोप विसर्ग संधि की है। इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और पूरा मिलकर के ये क्या बन जाएगा? बाला अत्र। सेकंड, लतः प्लस एधन्ते। विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले आपने क्या दिया हुआ है? आ दिया हुआ है। उसके बाद में अश वर्णों में ए स्वर वर्ण दिया गया है। अश वर्णों में ए स्वर वर्ण दिया गया है, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद में हमने किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये सारे शब्द आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो मिलाने पर पूरा क्या बनेगा? लता एधन्ते। थर्ड वाला है तः प्लस गच्छन्ति। विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले आ दिया हुआ है। उसके बाद में अश वर्णों में तीसरा वर्ण दिया गया है वर्ग का। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वर्ग का तीसरा वर्ण आ सकता है, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण कै वर्ग का दिया हुआ है, कै, खे और गे। तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और बचा हुआ जो सब कुछ है वो वैसा का वैसा। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है आपके पास? ता गच्छन्ति। फोर्थ वाला बाला प्लस हसन्ति। यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले क्या दिया हुआ है? आ दिया हुआ है तथा विसर्ग के बाद में है दिया हुआ है अर्थात अश वर्णों में दिया गया है, जो है आता है यहाँ पर। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और बचा हुआ सब कुछ वैसा का वैसा। तो बाला हसन्ति, इसका क्या बचे? क्या बचा हमारे पास? बाला हसन्ति। विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। तो बाला हसन्ति का क्या बनेगा? बाला हसन्ति। अब आता है इसका दूसरा नियम, अतो अनत्यचि विसर्ग लोपः। इस सूत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार है, आकार से परे विसर्ग का लोप होता है। आकार से परे विसर्ग का लोप होता है। कब होता है? कि जब आकार को छोड़कर स्वर दिया गया हो। कहने का मतलब कि विसर्ग दिया गया हो, विसर्ग से पहले आपके में आकार दिया गया हो, विसर्ग दिया हुआ हो और विसर्ग से पहले क्या दिया हो? आकार दिया गया हो तथा विसर्ग के बाद आकार को छोड़कर सभी स्वर वर्ण दिए गए हो। आकार को छोड़कर सभी स्वर वर्ण दिए गए हो, व्यंजन नहीं, ओनली क्या? स्वर वर्ण दिए गए हो, तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो ये हमारा उ में परिवर्तित हो जाता है और ये जो है वो किस में बदल जाता है? अग्रह चिन्ह में। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? विसर्ग से पहले ए तो है लेकिन विसर्ग के बाद में ए स्वर वर्ण नहीं है,
अगर ऐसा होता है तो उत्तर संधि में चला जाता है, अगर ऐसा है तो आपके लोप विसर्ग संधि में आता है। तो यहाँ पर नियम क्या है कि अगर विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद में ए को छोड़ करके सभी स्वर वर्ण दिए गए हो तो विसर्ग का हमारे लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो राम है आगच्छति, विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले क्या दिया हुआ है, मैं में ए दिया हुआ है, तथा विसर्ग के बाद में क्या दिया हुआ है, ए को छोड़कर स्वर वर्ण दिया गया है। विसर्ग दिया हुआ है प्लस से पहले मैं में जो विसर्ग है उस में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तथा बाद में ए को छोड़कर स्वर वर्ण आ दिया गया है, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो हमारे पास शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, राम आगच्छति। ठीक इसी तरह से कृष्ण है ये की विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले में क्या है, ए दिया हुआ है, बाद में ए को छोड़कर स्वर वर्ण कौन सा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और जो हमारा शब्द मिलकर बनेगा वो मिलकर शब्द क्या बन जाएगा, कृष्ण एति। तीसरा एग्जांपल बालः प्लस इच्छति, यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले ले में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तथा प्लस के बाद में ए को छोड़कर स्वर वर्ण कौन सा दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और जो पूरा शब्द मिलकर बनेगा वो पूरा शब्द आपका क्या बनेगा, बाल इच्छति, अर्थात बालक जो है वो चाहता है। तो इस तरह से आप इसका दूसरा नियम भी कर सकते हो कि राम है आगच्छति, राम आगच्छति, कृष्ण है इति, कृष्ण इति, बाल है इच्छति अर्थात बाल इच्छति। अब आता है इसका तीसरा नियम, तीसरा नियम एतत् तदो सुलूपो अकोर नंच समासे हली। ये सूत्र है, सूत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि नंच समास को छोड़कर एष है और सह इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने, कहने का मतलब कि विसर्ग दिया गया हो किसमें, एष और स में, ये दो पद हैं, इन दोनों पदों के बाद में क्या दिया गया हो, विसर्ग दिया गया हो, लेकिन ये जो दोनों पद है वो आपके नंच समास में नहीं होने चाहिए। ये दोनों जो पद है वो नंच समास में नहीं होने चाहिए, इसीलिए कहा था कि नंच समास को छोड़कर एष है और सह इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने, इन दोनों पदों के विसर्ग के सामने अर्थात बाद में अकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण होने पर लोप हो जाता है। कहने का मतलब केवल ए नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सभी वर्णों में सारे स्वर और सारे व्यंजन वर्ण यहाँ पर हो सकते हैं। डिटेल क्या हुई इस सूत्र की कि विसर्ग से पहले एष और से दिया गया हो तथा एष और से जो है वो नंच समास में नहीं होना चाहिए। इस विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर सारे वर्ण दिए गए हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ हमने कॉमन शब्द एष और से ही लिया है, ठीक है, कि एष से और से। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, चारों में विसर्ग दिया गया है, विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर स्वर और व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि यहाँ पर स्वर ए को छोड़कर क्या दिया गया है, ई दिया गया है, यहाँ पर ए को छोड़कर गे दिया गया है, यहाँ पर ए को छोड़कर ते दिया गया है और यहाँ पर ए को छोड़कर शे दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो इन विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और बचे हुए सारे शब्द वैसे ही रहते हैं। जैसे एष इच्छति, यहाँ पर क्या बचेगा, एष इच्छति, विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया था। एष है गच्छति, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एष गच्छति। किस नियम से बच रहे हैं ये सब, किस नियम के अकॉर्डिंग लोप हो रहे हैं कि विसर्ग दिया गया हो, विसर्ग से पहले एष या से वर्ण से शब्द दिए गए हो, लेकिन ये नंच समास के नहीं होने चाहिए तथा उसके बाद में ए को छोड़कर कोई भी वर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर भी विसर्ग है, उससे पहले से दिया गया है और बाद में क्या दिया गया है, ते दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
से तत्र, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका से शंभु। तो इस तरह से आप लोप विसर्ग संधि का तीसरा नियम भी कर सकते हैं, जिनमें विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। एषे इच्छति, एष इच्छति, एषे गच्छति, एष गच्छति, सह तत्र, से तत्र, सह शंभु, से शंभु। चौथा नियम है रो री, अर्थात सूत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार है, रेफ परे होने पर, रेफ परे अर्थात बाद में होने पर, कहने का मतलब कि विसर्ग दिया गया हो, विसर्ग के बाद में क्या दिया गया हो, रे दिया गया हो, अर्थात रेफ दिया गया हो। स्वर से आगे के विसर्ग का, अर्थात विसर्ग दिया गया हो, विसर्ग के आगे कोई स्वर वर्ण दिया गया हो, स्वर से आगे के विसर्ग का लोप होता है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कि विसर्ग से पहले कोई स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद में क्या दिया गया हो, रेफ दिया गया हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तथा लोप करने पर पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है, पूर्व स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी यहाँ पर जो स्वर होगा वो कौन सा स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा, और इस स्वर का जब हम विसर्ग के साथ में लोप करेंगे तो यहाँ पर ये स्वर जो है वो किसमें बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में। दूसरी तरह से जैसे विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर में ए दिया गया है। ह्रस्व स्वर हमारे संस्कृत में 5 होते हैं, ए, ई, उ, री और लिरी। तो लिरी का प्रयोग जो है वो इस संधि में नहीं होगा, क्योंकि लिरी का दीर्घ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो तथा उसके बाद में क्या दिया गया हो, रे दिया गया हो। जैसे मैंने एक मान के चलो कि विसर्ग से पहले एक ह्रस्व स्वर कौन सा ले लिया, ए ले लिया, और विसर्ग के बाद में क्या दिया हुआ है, रे दिया हुआ है, तो इस विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, अर्थात ए का दीर्घ हो जाएगा। ए का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होता है बड़ी ई, उ का दीर्घ होता है बड़ा उ, री का दीर्घ होता है बड़ी रे ऋषि वाला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर ई दिया हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर क्या है, ई है, तथा विसर्ग के बाद में क्या दिया गया है, रे दिया गया है। तो इस विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तथा ये जो ई है वो कौन सा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, और बचे हुए सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये जो कवि था वो तो किस प्रकार का हो जाएगा, इस तरह का, क्योंकि ये इसमें जो छोटी ई है उसका हमने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, तो कवि तो इस तरह का बन गया। विसर्ग का लोप कर दिया था और रचयति जैसा दिया गया था वो वैसा का वैसा, कवि रचयति। इस तरह से हम इस संधि को कर सकते हैं। भानु प्लस राजते, यहां पर भी देखो विसर्ग से पहले कौन सा स्वर दिया गया है, उ दिया गया है, विसर्ग से पहले क्या दिया हुआ है, ह्रस्व स्वर उ दिया गया है, तथा विसर्ग के बाद में क्या दिया हुआ है, रे दिया गया है। तो ये जो उ है वो तो हो जाएगा बड़ा उ, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो मिलाकर के ये पूरा क्या बनेगा, भानु राजते। पुनः प्लस रमते, विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ह्रस्व स्वर, विसर्ग दिया हुआ है और विसर्ग से पहले ए ह्रस्व स्वर दिया गया है तथा बाद में रे दिया गया है। तो ए जो है वो किसमें बदल जाएगा, आ में, तो पुनः के स्थान पर तो क्या बन जाएगा, पुनः, और रमते जैसा दिया गया है वैसा का वैसा। हरि प्लस रम्य, विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर कौन सा दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर कौन सा है, ई है, तथा उसके बाद में क्या दिया गया है, रे दिया गया है। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और ई जो है वो कौन से ई में बदल जाएगा, बड़ी ई में। तो यहाँ पर जब हम इसे मिलाएंगे तो पूरा मिलाकर के क्या बन जाएगा, वो हरि रम्य, रम्य जैसा दिया गया है वैसा का वैसा ही
रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी लोक विसर्ग संधि कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारी जो विसर्ग संधि के 4 पार्ट थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें और रीड करें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।